सोनवणे एंड एसोसिएट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुलाकात करने वाले हैं नवसारी के प्रसिद्ध सीनियर एडवोकेट श्री प्रताप सिंह मेहड़ा से। उनकी जर्नी के बारे में हम जानेंगे, एआईबी स्टूडेंट के बारे में उनके अभिप्राय लेंगे और लॉ सिस्टम तथा जूनियर एडवोकेट के लिए भी उनके अभिप्राय जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सर, आपका स्वागत है सोनवणे एसोसिएट में। थैंक यू। हमारे दर्शक मित्रों को आपका परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम प्रताप सिंह के महिड़ा और बीइंग अ सीनियर मुझे 34 इयर्स हो गया है इस प्रोफेशन में। और मैंने जब मेरी जर्नी स्टार्ट की विदाउट सीनियर की थी। मेरी प्रैक्टिस के 3-4 साल के बाद मैं डिस्ट्रिक्ट का चुना हुआ प्रेसिडेंट भी बना था। इसके बाद यूनानिमसली 3 साल रहा था एज अ प्रेसिडेंट और इसके बाद गुजरात बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी में भी मैं रह चुका हूं। और मैंने जो है मेरी जर्नी आज तक की जो की है, एज अ स्टूडेंट मैंने ये प्रोफेशन को लिया है। हर रोज पढ़ना, हर रोज एग्जाम देना, ये मेरी जर्नी रही है। जी, तो सुना आपने सीनियर एडवोकेट श्री रोजाना पढ़ते हैं, फिर आज ये मुकाम पे पहुंचे हैं, तो आपको भी पढ़ना चाहिए। एक बात नोटिस करने की है, तो सर पहले एलएलबी के बाद एडवोकेसी के कोई स्पेशल एग्जाम नहीं देने होती थी, लेकिन आफ्टर 2010 एक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जिसको हम शॉर्ट में एआईबी बोलते हैं, वो देनी पड़ती है। तो एआईबी कितनी मुश्किल है, या फिर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसको बहुत लाइटली लेते हैं, क्योंकि एक ओपन बुक टेस्ट होती है और फिर उसमें फेल भी हो जाते हैं। हम लास्ट एआईबी 18 की बात करें तो 52% स्टूडेंट्स फेल हुए थे। तो ये इसके बारे में आपका क्या अभिप्राय होगा कि कैसे तैयारी करें और किस तरह से पास कर सके? मगर अभी जो ये एग्जाम की फीस जो है वो यूनिफॉर्म में नहीं है। जी अभी आप देखोगे केरला में 750 रुपया फीस है ये एग्जाम की। जी गुजरात के अंदर 25,000 रुपया जी, बहुत और ज्यादा है। केरला के अंदर SC ST को मात्र 125 रुपया फीस। जी तो मेरा कहना ये है कि ये एग्जाम अगर एसेंशियल है और होने भी चाहिए, जी तो इसका जो फीस का जो स्ट्रक्चर है वो पूरे कंट्री के अंदर यूनिफॉर्म में रीजनेबल होना चाहिए। जी वो इसलिए कि जो मिडिल क्लास बच्चे हैं, जो इकोनॉमिकली पुअर है और ब्राइट है, तो उनको ये एग्जाम में भाग लेने का नसीब में होना चाहिए और मिलना चाहिए। जी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है कि एलएलबी में बहुत अच्छा स्टूडेंट है, उसका नॉलेज भी बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं फाइनेंशियली वो वीक होता है और ये बहुत ज़्यादा फीस है बार काउंसलिंग की, जो वो भर नहीं पाता और आगे उसका लाइसेंस के लिए एग्ज़ाम नहीं दे पाता और उसका करियर वहीं पे ख़त्म हो जाता है। एक एक उसका सपना बन के रह जाता है एडवोकेट बनने का। बिल्कुल बिल्कुल। जी, लेकिन जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको ये एग्ज़ाम की कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो आप बताएँ हमारे स्टूडेंट को। एग्जाम के अंदर प्रिपरेशन के लिए तो अभी पब्लिशरों ने बुक्स भी निकाली है, जी मगर फाइनली और इनिशियली आईपीसी, जी अभी तो भारतीय दंड संहिता जी और एविडेंस और सीपीसी, जी ये 4 जो बेस है लॉ जी का, इसको एक नॉवेल की तरह भी पढ़ लेना चाहिए। जी, क्योंकि उसमें से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अभी स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं कि ओपन बुक टेस्ट है, डायरेक्ट हमारे साथ में आएगी, तो हम उसमें से फाइंड आउट करके टिक कर देंगे। फिर ना उनको ज़रा भी नॉलेज नहीं होता है एक्ट का और वो समय में रहते हुए फाइंड आउट भी नहीं कर पाते। और अगर एक बार पढ़ लिया होता तो शायद वो कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि वो डायरेक्ट उसका सही आंसर टिक कर सके। हम भी हमारे क्लासेस में स्टूडेंट को ये सब बोलते हैं, लेकिन फिर भी कई सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत लाइटली लेते हैं।
ये जो दिक्कत है, अगर ये 4 मैंने जो बोला, जी इसको एक नॉवेल की तरह भी आप पढ़ लो, तो कौन सी जगह कहाँ पर है, जी वो आपको वो प्राइमरी ध्यान में आ जाता है। जी वो आसानी से एग्जाम पास कर सकेंगे। तो दोस्तों, सुना आपने, सीनियर एडवोकेट का भी यही मानना है कि आपको एग्जाम देने से पहले बुक को एक बार पढ़ना चाहिए, जिससे आप आसानी से पहली बार में एग्जाम पास कर सको, ताकि आपने जो फीस और टाइम इन्वेस्ट किया है वो आपका सही से समय सर आपको काम आ जाए और कोई भी मुश्किलें ना पड़े। सर, लोग का जो सिस्टम है, पहले जो था आपके समय में और हाल के समय में जो है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? लॉ का सिस्टम जो पहले जो था, एक जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, जी यानी पहले जो सेशंस केस, यानी कि मर्डर रेप के जो केस चलते थे सेशंस कोर्ट में, वो 5 दिन में खत्म हो जाते थे, जी और इसके दूसरे दिन ऑन बोर्ड जजमेंट डिक्टेट होता था। जी अभी अब जो सेशंस का जो ट्रायल है, वो भी बहुत लंबा चल रहा है, जैसे जी सिविल केसेस में होता है, इस तरह से सेशंस का ट्रायल चल रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट मैंने देखा सर्कमटेंशियल एविडेंस पे, जो आदमी निर्दोष था, जीरो एविडेंस था इसके अगेंस्ट, जी इसको कन्विक्शन मिला था, तो 8 साल इसको निर्दोष होने के बाद भी 8 जी साल उसने जेल में काटा। जी ये जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड है। जी जस्टिस आपको तुरंत मिलना चाहिए। जी काफी समय बर्बाद होता है और निर्दोष लोग इसमें फंस जाते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। समय सर इंसाफ मिलना चाहिए। इसके इस रास्ते में भी हमें एडवोकेट सारे लोग मिलके कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो सर, अभी जो एलएलबी के स्टूडेंट है, जो सनद लेके भी कोर्ट में आते हैं, उनको एक सीनियर की पसंदगी करने में क्या ध्यान रखना चाहिए? देखो, मैं तो ये मानने वाला हूँ कि जूनियरशिप जरूरी ही नहीं। जी हाँ ठीक है, 5-6 महीना आप सीखने किसी के के लिए। यहाँ कोई वो रास्ता बताएंगे, बाकी चलना तो आपको ही है। बिल्कुल सही। ये आप बल का व्यवसाय है, जी आपको खुद ही जो रास्ता है उस पे चलना है। जी आपको कोई मदद नहीं करेगा, खाली रास्ता बताएगा। बिल्कुल सही है। तो सीनियर पसंद करने में, एक तो वो एक्टिव होने चाहिए, जी उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जूनियर्स को आगे ले जाने की इसकी मंशा होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही। नहीं तो क्या होता है, ज्यादातर जो जूनियर्स है, दे आर एक्सप्लॉइट अकॉर्डिंग टू मी, जी और इसके साथ स्लेव यानी गुलाम जैसा बिहेवियर भी होता है, वो भी मैंने देखा है। बिल्कुल वो सही। नहीं होना चाहिए। और अभी चंद्रचूड़ साहब ने कहा, तो पुराने जमाने में जूनियर्स जो आते थे, न्यू कमर्स आते थे, जी उसको कुछ देते नहीं थे सीनियर, क्योंकि वो सीखने आते थे। जी मगर अभी का जो हाल है, जो हम पे जो गुजरी है, तो अभी न्यू कमर्स पे गुजरनी नहीं चाहिए। सीनियर इसको महीने खाली 5,000 रुपया भी दे, जी तो क्या है, वो इसका एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है कि कोई मिडिल क्लास का लड़का, कोई गरीब लड़का, इसको मजबूरी से छोड़ देना पड़ता है जी प्रोफेशन। बिल्कुल सही। और साथों साथ एक दूसरी बात ये भी है कि जूनियर्स को भी इतनी मेहनत करनी चाहिए। जी जूनियर्स क्या करते हैं, ऑफिस में सुबह में आते हैं, वो डायरी लेते हैं, एडजॉर्नमेंट हो गया, डायरी रख दी, जी ये नहीं। और ये जो प्रोफेशन है, मैं जूनियर और सीनियर में मानता ही नहीं। बिल्कुल जो सही। मेहनत से सीनियर है, जो दिमाग से सीनियर है, तो इसकी एज चाहे 25 साल की भी हो, तो वो सीनियर ही है। जी सीनियोरिटी का बेस एज नहीं हो सकती। जी आपका इंटेलिजेंस, आपका लेबर, आपका लॉजिक, ये सब में आप सीनियर होने चाहिए। जी। तो हमारा जो सनद मिलने के बाद भी स्टूडेंट को जो स्ट्रगल रहती है अपना एडवोकेसी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी है। तो साथ में कई स्टूडेंट ऐसे भी है जो सिर्फ एडवोकेट जो कहते हैं वो ऐसे ही करते रहते, उसमें ना ही कोई सवाल उठाते, ना ही उसको उसमें ज़्यादा जानकारी लेने की इच्छा होती है।
तो दोनों तरफ से अगर सही साथ सहकार मिलेगा तो एडवोकेसी की राह पे आप अच्छे से अपना सक्सेस पा सकोगे। तो सर आप इस एडवोकेसी फील्ड में कैसे आए? आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ शेयर करें। मैं तो बहुत स्ट्रगल किया है मैंने, क्योंकि बहुत छोटी एज में मेरे पूरे फैमिली की जवाबदारी मेरे पे थी। जी इवन 7वीं कक्षा में था तब से फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे थी। उस टाइम से मैं छोटा बड़ा काम करता था। जी छोटा बड़ा काम यानी सब कुछ। तो इसके बाद मैं लगभग कॉलेज भी मैंने पूरी अटेंड नहीं की। लॉ का भी कॉलेज पूरा अटेंड नहीं किया है। मगर इसके साथ साथ जो कंपलसरी पीरियड जो रहते थे वो मैंने अटेंड किया। और जब मैं प्रोफेशन में आया तब इसको मैं कॉलेज में भर्ती हुआ हूँ नया, इस तरह से ही लिया। यानी जो लॉ की जो बुक्स थी, जो बेसिक लॉ जी थे, इसको बहुत बारीकी से पढ़ा। पहले नॉवेल की तरह पढ़ा, इसके बाद जो जो क्वेरी मेरे दिमाग में आती थी वो मैं पुस्तक में से सॉल्व करता था। और मैंने ये भी देखा है कि ये फील्ड के अंदर जो स्ट्रगल करके आता है जी वो ही टॉप पे जाता है। जी बाकी जिसको बैठी कुर्सी मिलती है वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसके पास नॉलेज ही नहीं होगा ना। और ये व्यवसाय आप बल का व्यवसाय है। जी आपको खुद को ही आगे जाना है। आपको सब रास्ता दिखाएंगे, बात करेंगे, सब करेंगे, मगर चलना आपको ही है। तो मैंने तो बहुत स्ट्रगल किया है। जब दोनों कॉलेज, ग्रेजुएशन और लॉ का जी ग्रेजुएशन, उस टाइम में मैं दिन भर पेंटिंग करता था और पूरी रात रिक्शा चलाता था। जी और सुबह में रिक्शा 6 बजे रख देता था और कॉलेज जाता था। वो भी जो कंपलसरी पीरियड होते थे इसमें। यानी कॉलेज का जो एजुकेशन है ना, मेरे ख्याल से मैंने ये भी देखा है कि थियरी के अंदर गोल्ड मेडल जिसने लिया है लॉ के अंदर, अदर फैकल्टीज में, मगर वो प्रैक्टिस में नहीं चलते। जी और मैंने ये भी देखा है कि जो लॉ में 3rd क्लास उसका ग्रेड होगा, मगर वो प्रैक्टिस में टॉप प्रैक्टिस पे में जाते टॉप हैं। पे जाते हैं। तो ये सब चीजें इसीलिए कि मेन तो किलर इंस्टिंक्ट होना चाहिए। जी बीइंग अ लॉयर आपके पास किलर इंस्टिंक्ट नहीं होगा तो आपका नॉलेज कोई काम का नहीं है, आपका एक्सपीरियंस भी कोई काम का नहीं। जी सर आपको एडवोकेट फील्ड में ही आपको आगे जाना चाहिए या एक वकील बनना चाहिए, ऐसा आपका रोल मॉडल या प्रेरणा कहाँ से रहा कि मुझे ये करना चाहिए? मैं मेरा दोस्त था एक, साजिद छोटानी करके, इसके फादर लॉयर थे। तो मैं उनको देखता था, लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे। उसको रोज गाड़ी लेने आती थी, रखने आती थी। तो मुझे लगा कि ये प्रोफेशन के अंदर लोगों का आपके प्रति जो नजरिया है वो बड़ा रिस्पेक्टफुल होता है। इसीलिए शायद डॉक्टर और एडवोकेट की जो जी डिग्री है उसे नोबल प्रोफेशन कहा जाता है। जी जी अ, जब छोटे होते हैं हम तब एक दिमाग में होता है कि ऐसा मुझे बनना है, तब उसका प्रॉफिट और लॉस हमें पता नहीं होता है। लेकिन कई बार हम छोटे बच्चों को अगर पूछे तो मुझे भी ऐसा बनना है, वो देख के हम चूज करते हैं। तो सर क्या आपने उस टाइम जो देख के चूज किया था वो आज आपने चेस कर लिया है? जी जी। और 100%। इसके बाद मैं जब फील्ड में आया तब हमारे नवसारी के तो नहीं, बगर गुजरात के अच्छे ट्रायल लॉयर नटवरलाल अंबेलाल देसाई, मैंने जूनियरशिप नहीं की। और दूसरे थे राजेंद्र एस त्रिवेदी, जो अपने स्पीकर भी थे, लॉ मिनिस्टर भी थे। तो वो मेरा दो रोल मॉडल थे। वो कैसे प्रेजेंटेशन था उनका, कैसे ब्रीफ तैयार करते थे, वो सब मैंने उन लोगों के पास देख के सीखा है, विदाउट जूनियरशिप। सर जब आप जब कॉलेज कर रहे थे या आपने जब इस प्रोफेशन में पैर रखा था, तब का जो सीनियरियो था और जो आज का सीनियरियो है उसमें क्या डिफरेंस आप पाते हैं? जैसे कि पहले लोग, आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले, कि फीस नहीं लेते थे। वो हमसे शेयर कीजिएगा कि वो कैसे होता था, कि लोग कैसे एक आज भी जैसे हम डॉक्टर को एक भगवान की रूप में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एडवोकेट या वकील
आपके पास आता है तो वही होप लेके आता है कि मेरी समस्या का समाधान आप कर दोगे ऐसा करके। उस चीज में कितना फर्क आया है? पहली तो एक बात के लॉ, डॉक्टर, ये सब प्रोफेशन है, हम्म, और प्रोफेशन और बिजनेस में जो फर्क है वो आज की जो पीढ़ी आई है, वकालत में भी और मेडिकल साइड में भी, उन्होंने इसको बिजनेस ही समझ लिया है। ये बिजनेस समझ लेने के कारण बहुत सारी तकलीफें ये दोनों प्रोफेशन की जो इमेज थी सोसाइटी में, वो दिन बर दिन पतली होती जा रही है। ये प्रोफेशन और बिजनेस का फर्क इतना ही है कि बिजनेस फक्त आप मुनाफा कमाने के लिए करते हो, और ये प्रोफेशन जो है इसमें मुनाफा कमाने के लिए आप नहीं, ये सर्विस बेस्ड प्रोफेशन है। यहाँ पर जस्टिस दिलाने के लिए हम यस यस, यानी सेवा की भावना के साथ। और ये जो सोच है अभी न्यू कमर्स के दिमाग में से चली गई, उनको ऐसा ही लगता है ये दोनों प्रोफेशन के अंदर कि एक पैसा कमाने का साधन है। कहीं ना कहीं न्यू जनरेशन को ऐसा लगता है कि शॉर्टकट से यहाँ से बहुत सारा पैसा बन सकता है। उसके उसी का रिजल्ट हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस प्रोफेशन में आते तो है। जब मैंने इसमें एडमिशन लिया था तब 300 एडमिशन थे मेरे, लेकिन जब फाइनल आउट होता है तब मुश्किल से 100 या 150 लोग उसमें से कंटिन्यूसली पास होते हैं। तो वही एक रीजन आपने जो बताया कि जब एंटर होते हैं तब इजी लगता है, लेकिन जितना इजी लग रहा है ये प्रोफेशन उतना इजी नहीं है। आपको कितने साल हो गए सर इस प्रोफेशन में? मेरे को 34 ईयर्स हुआ है। आपकी लाइफ में कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आए होंगे जब लगा होगा कि ये प्रोफेशन से मैं ऊब गया हूँ या पैसा नहीं मिल रहा है, ऐसा कभी आपकी लाइफ में दौर आया है इस प्रोफेशन में? हाँ, शुरुआत से तो ऐसा ही होता है, क्योंकि 10 साल का तो आपका मिनिमम डेस्टिनेशन पीरियड है। लोग आपको देखते रहते हैं देखते रहे। कि कैसा कर रहे हैं, हाँ, इसके बाद लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। बस करें। एक मर्डर की ब्रीफ देना कोई एडवोकेट को, तो इसको पसंद करने में इसकी कैपेबिलिटी, इसका नेचर, इसकी ऑनेस्टी, इसकी क्रेडिट, वो सब देखते हैं लोग। तो ये कमाने के लिए आपको समय देना ही पड़ेगा। समय देना ही पड़ेगा, और इसके बाद भी श्योर नहीं है। कोई श्योरिटी नहीं होती। हाँ, कि ये फिल्म इंडस्ट्री जैसा है, हाँ, जिसको अच्छी एक्टिंग आती है वो घर पे बैठे हैं, जिसको कुछ नहीं आता है वो सुपरस्टार भी बन गए हैं, ऐसा भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो कैपेबल है वो मार्केट में निकलते नहीं है। हाँ, और मेरा तो ये मानना है कि आपको नॉलेज होना अलग बात है और आप मार्केट में हो, वो दोनों चीज में काफी फर्क है। जबकि एक लॉयर को ऐसा बोला जाता है कि उसे अपनी फील्ड का तो नॉलेज होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी अगर अच्छी नहीं है तो केस नहीं ले पाएगा, क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर पाएगा। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो जब कॉलेज पढ़ते हैं तभी वो लोग यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर देते हैं कहीं ना कहीं। तो उसे आप किस एंगल से देखते हो? वो ऐसे देखो तो अच्छी बात है, क्योंकि इसका पहले तो एक कोर्ट का फियर निकल जाएगा, हम्म, दूसरा जो प्रोसीजरियल, जो प्रैक्टिकली जो होता है होता है। वो उनको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, तो अच्छी बात है। मगर ये प्रोफेशन में आने का जो उद्देश्य जो है वो सेवा आपका करना चाहिए। सही होना चाहिए। अगर पैसा कमाने का उद्देश्य होगा तो दिन बर दिन आप फ्रस्ट्रेट होते जाओगे। सर्वाइव नहीं कर पाओगे। यस, अगर आप सेवा के बेस साथ लेके आते हैं तो पैसा तो बाद में मिलेगा ही मिलेगा, तो आप इसमें स्ट्रगल में टिक पाओगे। मगर आपका पहले से ही कि भाई इसमें आके मुझे महीने इतना कमाना है, ये करना है, तो तकलीफ, तो फ्रस्ट्रेशन इतना आएगा कि आपको ये फील्ड छोड़ देना पड़ेगा। अच्छा, सर लास्ट ईयर ये ईटिंग का जो रिजल्ट आया है वो करीबन 52% आया है, यानी 52% लोग फेल हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि लोग 8वीं 10वीं में ट्यूशन क्लासेस लगा लेते हैं और जब करियर की बात आती है तब लोग चूजी हो जाते हैं, या इस प्रोफेशन में कोई ऐसा है ही नहीं जो सही गाइडेंस प्रोवाइड करे या फिर प्रैक्टिकल उसे ऐसा गाइड करे कि वो पास हो, एटलीस्ट सनद उसकी पास हो? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो प्रैक्टिकल तो ले रहा है लेकिन वो डिग्री लेना भूल जाता है, और जब तक आपके पास डिग्री नहीं होगी आपका कितना भी नॉलेज हो वो आप अप्लाई कहीं पर नहीं कर सकते। तो उसको आप किस नजरिए से देखते हो कि आज कोई अगर न्यूकमर अगर कर रहा है तो वो सनद के लिए कितना सीरियस है?
और कितना सीरियस उसे होना चाहिए? इसको बिल्कुल सीरियस होना चाहिए क्योंकि इसके पास डिग्री है, सनद मीन्स लाइसेंस। लाइसेंस। तो वो प्रैक्टिस करने के लिए अभी आप देखोगे तो जुडिशियल ऑफिसर जिसको बनना है वो भी कोचिंग लेते हैं। तो ये एग्जाम के लिए कोचिंग लेना कुछ बुरी बात नहीं है क्योंकि उन लोगों के पास मटेरियल होगा, एक्सपीरियंस होगा, जो रास्ता शॉर्टकट है इसमें, सब जगह पे शॉर्टकट आता है, तो वो शॉर्टकट भी आपको बताएंगे कि किस तरह आपको प्रिपरेशन करना है, किस तरह एग्जाम में परफॉर्म करना है। तो मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं है इसमें, आप कोचिंग क्लास ज्वाइन करो तो अच्छी बात है। कई लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि जो लो है उसमें कोचिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर हमें क्या ही पता चल जाएगा। लेकिन जैसा आपने बताया कि अगर हम अपने करियर को लेके अगर सीरियस है तो वो फर्स्ट स्टेप आपका वही होना चाहिए कि आपके पास लाइसेंस फर्स्टली आ जाए, बाकी तो आप बाद में ही वहाँ पर परफॉर्म करने वाले। और साथ ही साथ फीस स्ट्रक्चर के बारे में कई बार होता ऐसा बोला जाता है कि एडवोकेट है तो वो कई बार लूटता है, ऐसा करके सुनते हैं, ऐसा जनरल मार्केट में जनरल परसेप्शन है कि लोग ये ज्यादा फीस लेते हैं। उसको आप किस नजरिए से देखते हो? देखो, पहले की जो सिस्टम थी हाँ। तो इसमें रॉयल लोग आते थे, हाँ। जो सुखी लोग, खाली सोशल इमेज के लिए। तो अभी जो बात है वो ऐसी है, वो पहले जैसी नहीं है। पहले तो जो गाउन आता था इसके पीछे पॉकेट आता था, आपका काम अगर हो गया तो आपके मुताबिक आप फी पॉकेट में रख लो, मतलब कोई फीस न, पहले न कोई 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 नहीं। बहुत मगर बढ़िया बात है। इसके बाद कलयुग भी आया, टाइम के साथ लोगों की नीयत भी बदली, बदल गई। तो रख जाने के वजह से वो पॉकेट में से लोग ले जाने लगे। तो इसके बाद है फी का बात चलन आया। तो फी ऐसे एडवोकेट डॉक्टर्स को भी फैमिली है, उनको भी घर चलाना है, मगर इसमें मेरे ख्याल से ऐसा करना चाहिए, मैं जो कर रहा हूं, मैं जिसके पास से ज्यादा है इससे पास ज्यादा लेता हूं, जिसके पास नहीं है इकोनॉमिकली हुआ पुअर तो उनको इतनी राहत दे देता हूं। तो कलयुग में आप इतना भी करोगे तो आप बड़े धार्मिक कहलाओगे और समाजवादी भी कहलाओगे, और ये जरूरी। सही बात है कि जहाँ पर हमें एक एडवोकेट को अपनी ऑफिस भी संभालनी होती है, अपना घर भी पालना होता है, अपना एक सोशल स्टेटस भी बनाए रखना होता है, और ये सारी चीजों का पैसा उसे कोई गवर्नमेंट नहीं दे रही है, कोई सैलरी नहीं दे रही है, तो वो क्लाइंट से ही ले सकता है, और क्लाइंट से ही लेनी चाहिए। क्लाइंट भी जितनी फी दे रहा है उसके अगेंस्ट में वो उससे 10 गुना या 20 गुना काम करवाता ही है। वो कोई फ्री का पैसा हमें तो नहीं दे रहा है, भले ही वो उसका ही है, लेकिन उसको दिलवाने में जो सबसे बड़ा सहायक होता है वो एक एडवोकेट या वकील भी हो सकता है। साथ ही साथ सर, जब आप इस प्रोफेशन में एंटर हुए थे तब क्या गोल लेके सर आए थे? क्योंकि आज जब भी हम कॉलेज में जाते हैं, स्टूडेंट को से बात करते हैं, तब 35 साल तक उनके वो एग्जाम दे सकते हैं एक जुडिशरी की, वो जज बन सकते हैं, तो वो लाल गाड़ी या बंगला या नौकर चाकर, ये सभी लालसा जो होती है वो कई एलएलबी स्टूडेंट के मन में होती है। जैसा आपने बताया कि जब मैं छोटा था तब वो गाड़ी लेने आती थी, तो ये कहीं ना कहीं अट्रैक्ट लोगों को करता है। तो सर, इसमें कितने परसेंटेज स्टूडेंट आपको लगता है कि वो सक्सेस कर पाते हैं? वो सक्सेस तो क्या है कि बहुत चीजों पे डिपेंड, मानो आप क्लेवर भी हो, कोई संजोग ऐसा आ जाता है, फैमिली में आ जाता है, आपको पर्सनल कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो सक्सेस का तो कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। मैंने बोला ना, फिल्मी लाइन जैसा है, जो चल गया वो चल गया, क्यों चला कैसे चला इसका कोई क्राइटेरिया नहीं। बता सकते हो। और दूसरी बात कि जब एक लॉयर या तो कायदे से जुड़ी कोई भी हस्ती वो आजीवन अपने आप को स्टूडेंट मानती है, तो सनद देने की एग्जाम या तो जुडिशियल ऑफिसर बनने की एग्जाम में कोचिंग लेना, इसमें कोई वो स्टूडेंट ही है वो, अगर जो इस प्रोफेशन को सही तरीके से उसने सोचा हो तो ये करना चाहिए। और इसके बाद भी
किलर इंस्टिंक्ट और हौसला आपका बनाए रखना पड़ता है, बनाए रखना पड़ता पेशेंस वाला एक बिजनेस है, यस यस तो यस ये से यस हम बोल सकते हैं। यस तो मैडम, जैसा सर ने बताया कि कोई भी स्टूडेंट हो या जिसे ये प्रोफेशन जो है वो एज अ बिजनेस या एज अ करियर चुनना है, तो कई बार जो स्टूडेंट क्या मिस्टेक कर जाते हैं, आपका अनुभव क्या रहा है कि स्टूडेंट क्या यहाँ पर मिस कर जाते हैं? जी, हम एआईबी के क्लासेस लेते हैं, तो हमने कई बार उसमें नोटिस किया है कि जो एआईबी के एग्ज़ाम आती है, तब स्टूडेंट का ऐसा मानना है कि हमने एलएलबी कर लिया है, 3 साल का हो या 5 साल का हो, तो उनको सारा एक लॉ के बारे में नॉलेज आ गया है, ऐसा वो लोग मान लेते हैं। और एआईबी की एक पॉइंट है उसमें कि एआईबी एग्ज़ाम देने जाओ, तो आप उसमें जो सिलेबस है उसकी बैरेक्स आप साथ में ले जा सकते हो। तो अभी स्टूडेंट ये मान लेता है कि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है और हमारे साथ सारी बैरेक्स आने वाली है, तो हम उसमें से आसानी से सही ऑप्शन ढूंढ लेंगे और मार्क कर लेंगे। लेकिन फिर बाद में ऐसी दिक्कत आती है कि स्टूडेंट को क्वेश्चन पढ़ते हुए पता ही नहीं चलता कि उसको उस क्वेश्चन का सही आंसर किस बैरेक्ट में मिलेगा, वही नहीं पता चलता, तो साथ में बैरेक्ट होते हुए भी वो ढूंढता रहता है। तो ओवर फिर कॉन्फिडेंस होता है, वो कहीं ना कहीं वहाँ पर फेल हो जाते हैं। जी, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस लेके चलते हैं कि हमारे साथ बैरेक्ट्स आने वाली है, हमें कोई भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। हम बार-बार कहते हैं स्टूडेंट को कि भले ही आप कोचिंग ना लो, लेकिन बैरेक्ट्स पहले ले लो, एग्ज़ाम से कुछ महीने पहले ले लो, 1-2 बार पढ़ लो और इंडेक्स से शुरुआत करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो इंडेक्स से आप फाइंड आउट कर सको। लेकिन कहीं न कहीं स्टूडेंट आज समझ नहीं रहे हैं कि बैरेक्स लेनी चाहिए और उसे पढ़ना भी चाहिए। जैसे हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, वैसे एक बार बुक्स को पढ़ना चाहिए, वो अभी नहीं समझ रहे हैं। सर, आपके एक्सपीरियंस के अनुसार हर स्टूडेंट को मिनिमम कितने घंटे रोज लॉ की पढ़ाई करनी चाहिए? कम से कम 4 घंटा 4 घंटा। सर, आप अभी भी वो आपका कंटिन्यू क्योंकि नया नया आता ही रहता है, जजमेंट्स भी अपर कोर्ट का जो आता रहता है, लॉ भी बदलता रहता है, और अपना जो हिंदुस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है, इसमें लॉ यूनिफॉर्म में नहीं आता है। आज 15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट कुछ एक ही पॉइंट पे बोलेगी और 15 दिन के बाद वही पॉइंट पे कॉन्ट्राडिक्टरी भी आ सकता है। तो आपको डेली लॉ के साथ कनेक्ट, एक ही सिचुएशन में अलग अलग रिजल्ट यहाँ पर प्रोड्यूस हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर हो सकता है। सर, हम देख पा रहे हैं, मैं व्यूअर्स को दिखा दूं कि सर की ऑफिस में जो है बहुत सारे बुक्स रखी हुई है। तो सर, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि ये कितनी बुक्स का आपके पास कलेक्शन होगा सर? मेरे पास जो बैक वॉल्यूम थे अभी तो मैंने दे दिए, ये सॉफ्टवेयर आने की वजह से। लगभग मेरे पास 10 लाख की किताब 10 लाख रुपया किताब में इन्वेस्ट किया। बहुत बड़ी बात है। एज ए एडवोकेट अपने आप को अपग्रेड करने के साथ ही साथ ये हमारे टूल्स हम बोल सकते हैं जिसे कि उसी के ऊपर आपको दलील करनी है, उसी के ऊपर उसी में से आपको सारा कुछ चीजें निकालना है। तो एक एज ए एडवोकेट इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करना बहुत यूनिक, आपको वही चीज आपको शायद यूनिक बनाती है। साथ ही सर, मैं पूछना चाहूंगा कि फिलहाल अभी आपके पास कितनी टीम है, कितने लॉयरों की टीम है? मेरे पास अभी 15 से 16 असिस्टेंट है मेरे। अच्छा, 15 से 16 असिस्टेंट आपके पास अभी फिलहाल है। सर, आने वाले समय में आप जस्टिस को किस नजरिए से देखते हैं और आपके हिसाब से क्या सुधारना अभी सिस्टम में आपको ऐसा लगता है कि ये अगर हो जाए तो कुछ अच्छा हो जाए? जैसे कि स्टूडेंट के लिए स्टाइपेंड के बारे में बीच में कई बार ऐसे न्यूज आई थी कि स्टाइपेंड कंपलसरी होना चाहिए या कंपलसरी नहीं होना चाहिए, उस रिगार्डिंग आप क्या सोचते हो सर? स्टाइपेंड की बात तो ऐसी है, ये जो अभी जमाना है, चंद्रचूड़ साहब ने बोला, जो पेन और एगोनी हमने जो सही है, तो इसमें से अभी निकलना चाहिए। क्योंकि जो न्यू कमर्स है अभी के जमाने में, वो मिडिल क्लास के बच्चे भी आते हैं, पुअर फैमिली के बच्चे भी आते हैं, तो सर्वाइवल के लिए
जो स्टाइफंड जो है वो ऐसे कंपलसरी तो नहीं है, और कंपलसरी इसको कोई बना भी नहीं सकता है, मगर जो सीनियर्स जो है उन लोगों को ये जो असिस्टेंट है उसको शेयर होल्डर कैसे बनाते हैं, शेयर होल्डर ही बना देना चाहिए। कि मानो कि आज एक काम एक असिस्टेंट हैंडल कर रहा है, तो मेरे पास मानो कि 10,000 रुपया फी आई, तो 30% मिनिमम उनको दे देना चाहिए, क्योंकि वो ही अटेंड करता है। खाली रॉयल्टी का पैसा सीनियर को मिलता है कभी कभी, तो उसको कोर्ट में वहाँ जाने की जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट विटनेस कोई हो तो जरूरी, बाकी कोई जरूरी भी नहीं है जाने की लोअर कोर्ट में। तो ये करना चाहिए, और इसकी वजह से सबसे बड़ा फायदा उनको ही है, सीनियर्स को ही है, क्योंकि वो अपना काम इतना एक्सपांड भी कर सकेंगे। अभी मानो कि धीरू भाई अंबानी है, सब जो उनकी फैक्ट्री है वो खुद चलाने लगे तो नहीं हो सकता है। तो आपको अगर आपका जो प्रोफेशन है इसको आगे ले जाना है और मास में ले जाना है, तो ये जरूरी है, अपने लिए भी जरूरी है, असिस्टेंट के लिए तो जरूरी है ही, मगर खुद का डेवलपमेंट करने के लिए भी ये जरूरी है। और दूसरी बात, जो बार काउंसिल जो है उनको भी ये बारे में सोचना चाहिए। और जैसे फीस तो लेते हैं एग्जाम की 25-25 हजार रुपये, तो उनको स्टाइपेंड के बारे में ईयर या 2 ईयर कोई भी नक्की करके देना चाहिए। गवर्नमेंट का कई बार रूल होता है कि कम से कम मिनिमम वेतन जो एक लेबर को भी हम देते हैं, वैसी कोई चीज यहाँ पर एडवोकेट के लिए बनाई गई नहीं हुई है। फिर भी बहुत बार एडवोकेट के लिए बहुत सारे रूल्स आते हैं। जैसे 1-1.5 महीने पहले ही एक रूल नया आया था कि एक एडवोकेट जो है वो कहीं पर अपनी एडवर्टाइज नहीं कर सकता। तो उसको लेके आप क्या सोचते हो सर? एडवर्टाइज तो ऐसे भी नहीं होनी चाहिए। उनकी एडवर्टाइज मानो डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हो कि मैं बहुत अच्छा लॉयर हूं, मगर इनडायरेक्ट इनकी एडवर्टाइज होती ही रहती है। इसकी एडवर्टाइज कौन करेगा? प्रोफेशनल की, वो लॉयर हो या डॉक्टर, वो क्लाइंट करेगा, या तो वो जो दर्दी होता है वो करेगा, और इससे इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। बाकी आप 500 बोर्ड लगा दो सिटी में कि मैं बहुत अच्छा लॉयर हूँ और मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, कोई आपके आंगन में नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। एक्सपीरियंस वाली चीजें हैं जो अमाउंट पब्लिसिटी से ही एक्सपांड। यस यस यस, आपका जो एडवर्टाइज जो करेगा वो आपका पेशेंट करेगा या तो आपका क्लाइंट करेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ओके सर। आज हमने मुलाकात ली सीनियर एडवोकेट श्री प्रताप सिंह मेहड़ा से, जो बहुत बिजी होते हुए भी हमारे लिए उन्होंने थोड़ा समय निकाला। उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जो आपका जो अभिप्राय था, आपकी जो जर्नी थी, वो हमारे स्टूडेंट के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही यूजफुल रहेगी। तो थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला। थैंक यू, आपको भी थैंक यू पधारने के लिए। जी।